ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? कंफर्म कर दें। यस सर। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है कॉम्प्रीहेंशन का, और आपको पता है 20 नंबर का पैराग्राफ आता है प्रेसिंग कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में, और प्रेसी के साथ कॉम्प्रीहेंशन का पास करना भी बड़ा जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पे प्रेसी करने ना बड़े कम मार्क्स आते हैं। अगर टॉपर है तो वो भी माशाल्लाह 40 मार्क्स लेके पास हो रहा है, और अगर एक बंदा 250th पोजीशन पे आ रहा है तो उसके भी मार्क्स आमतौर पे कितने होते हैं? 40। और वजह क्या देखें, बच्चे जो है ना ट्रांसलेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, इडियम्स के सेंटेंसेस बना लेते हैं बहुत अच्छे, और सारा पोर्शन के अंदर अगर वो ओवरऑल 80% भी स्कोर कर रहे हैं तो स्कोर उनका कहाँ पे टारगेट होता है? दो एरियाज के अंदर, एक है आपका प्रेसी और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। और जो आपका प्रेसी का पेपर रखा गया है ना, उसका प्राइमरी गोल ये है स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को जज करना। अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है कि आपने 4 लाइनें इंग्लिश की पढ़ी, उनको कितना इफेक्टिवली आपने अंडरस्टैंड किया है और कितना अंडरस्टैंड करके अपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है। बच्चा मार पता क्यों खाता है? मैट्रिक और बीए लेवल तक वो यही चीज पढ़ता है कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ के अंदर से आंसर्स को कॉपी किया, छापा मारा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने एक सेंटेंस भी पेस्ट किया तो आप कॉम्प्रीहेंशन के अंदर फेल है। प्रेसी फेल करने की जो 2 बड़ी वजूहत है ना, एक तो प्रेसी सही तरह से अटेम्प्ट ना करना है, और दूसरा अपना अपने वर्ड्स में भी इसको करते हैं सारा इसका, ठीक है। तो एक तो अपनी आप लोग ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें, कॉम्प्रीहेंशन का जब पैराग्राफ आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है अपने वर्ड्स के अंदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने ऑथर के वर्ड्स और ऑथर की जो टोन है उसको कॉपी नहीं करना, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है तो वहां पे सिर्फ एक लाइन लिखी हो। अब क्वेश्चन आपका है कम से कम 4 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन आने हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। आपने एक आंसर मिनिमम जो रखना है, कोशिश करना है 6 to 7 लाइन, या बहुत भी अगर आप कम लिख रहे हैं तो 5 लाइन से नीचे आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अब मार्क्स भी देखें, 4 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के, और फिर आप इसको जरा कंपेयर कर लें कि जब आप लोग जनरल साइंस के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या लेंथ होती है 5 मार्क्स की, ठीक है। तो कोशिश करें कि मिनिमम 6 to 7 लाइन का आंसर हो। अब बुक के अंदर हो सकता है कि एक वर्ड ही लिखा हो सिर्फ, और उस वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए कि आप इसका आंसर करें, तो आपने उस वर्ड को इंटरप्रेट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, और सादा इंग्लिश के अंदर बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छा से एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके उसको आंसर करना है, ठीक है। तो पहला माइंड में ये रखना है कि आपने ना तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी करना है, ना उसके एग्जैक्ट आइडियाज को कॉपी करना है, ना उसकी थॉट्स को कॉपी करना है। आपने अपना आंसर खुद कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब जब आपने अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो एक चीज का ख्याल रखना है, जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल सिर्फ तब होना है जब वो आपसे जजमेंटल होने के लिए कहेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर वो आपकी ओपिनियन सीख करे कि बताएं ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है आप इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, या इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, ये क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर वो ये कह देता है कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, वो भी 4 नंबर। आप एक टाइटल सजेस्ट करें, जिस तरह प्रेसी का टाइटल होता है ना, आप इसका भी एक टाइटल सजेस्ट करेंगे और उस टाइटल को सजेस्ट करने के बाद आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
ये देखो, ये बात तो थोड़ी रहेगी। एक इधर भी मेरे लिए पढ़ाना है, ठीक है। ट्रेनिंग अभी यही है, वो आता है उसको यार जहन से कहीं ये स्टेज ले हैं कैसे हो सर 3-4 ले हैं। तो देखें प्रेसी के पेपर के अंदर अगर आप लोगों ने 60 प्लस जाना है ना, 60 प्लस बड़ा अच्छा स्कोर होता है प्रेसी के अंदर, उसके लिए जरूरी है कि आपका नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो, और ये भी आप ख्याल करें कि 80% लोग प्रेसी को फेल कर देते हैं। बावजूद इस बात के अक्सर लोग ना बड़े कमेंट्स करते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था प्रेसी छोड़ के आ गया, प्रेसी फेल हो गई। तो इस तरह के मुगालतों पे बिलीव नहीं करना। बहुत अच्छा प्रेसी का पेपर करते हैं, ये क्वेश्चन फेल होता है पूरे प्रेसी में फेल कर दिए जाते हैं। प्रेसी का पर्पस ही आपकी प्रेसी की एबिलिटी को चेक करना है, और आपकी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी प्रेसी, दूसरी आपकी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है, वैसे कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है? अक्सर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग, जब अंडरस्टैंडिंग। हेलो, अक्सर वो ना रिमार्क्स में लिखता हूँ कि राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर का मतलब ये है कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो हर बंदे को बगैर स्ट्रगल के समझ आ जाए। एक सेंटेंस लिखा और फिर आपसे कहा बेटा इसका क्या मतलब बनता है, और आप ये स्ट्रगल करके बताएं सर मैंने ये लिखा था इसका मतलब ये है, आपको भी समझ नहीं आ रही तो अगले बंदे को क्या समझ आनी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये कोई चीज इतनी क्लियर है और इतनी कंसाइज है कि बगैर किसी एम्बिग्विटी के, बगैर किसी कंफ्यूजन के अपना मीनिंग बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर रही है। तो आमतौर पर ये जो कॉम्प्रिहेंशन है आपका पैराग्राफ, इसकी भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना दो चीजें आपकी अल्टीमेटली काम आनी है। कल ऑफिस के अंदर बैठ के ना तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, ना ही आपने वहां पे 20 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके सीनियर की तरफ से एक रिपोर्ट आनी है, आपने उसकी क्या करनी होगी, प्रेसी समराइज करना है। तो एक तो आपकी प्रेसी की एबिलिटी आपकी प्रोफेशनलिज्म में काम आएगी, नंबर 2 आपकी कॉम्प्रिहेंशन। आप अगर प्रेसी करनी है ना, देखें प्रेसी के अंदर भी प्राइमरी चीज आपकी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन। एक तो 11 से 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज अब पहले कहां पे अप्लाई होती है, आपकी प्रेसी के अंदर। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है बेसिकली किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में बड़ी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ एक आपने वर्ड पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपने करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी आपने करनी है, उसका थीम भी आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये 3 चीजें मतलब है अंडरस्टैंडिंग से। मसलन ये कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ना, कोई फिक्रा बताओ कोई बच्चा, उसका मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन समझाता हूं। कोई सेंटेंस बोलने यार, जी लाइबा, कोई सेंटेंस चलो। सिंपल हो लेकिन अच्छी वोकैबुलरी में हो, इतना उसके साथ इंफिनिटिव्स ना ऐड करें। चलो करते हैं जी। The global community एक सेंटेंस आ गया आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कि द ग्लोबल कम्युनिटी इज फेसिंग स्काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको आता है कि मेंशन द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी।
ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखो क्या इसमें कोई लिखा हुआ है कि क्या क्या फेस कर रही है, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है सफरिंग्स, अजाब किसी चीज का। ठीक है, अब आपने इसका आंसर लिखना है कम से कम 6 to 7 लाइन का। तो क्या करेंगे, इसी को 7 दफा रिपीट करके लिखेंगे। हाँ जी, क्या क्लाइमेट चेंज के कारण कॉजेस नहीं यार, कॉजेस तो कुछ नहीं। हाँ, क्लाइमेट चेंज के जो आउटकम्स ह्यूमैनिटी फेस कर रही है ना, जो डिजास्टर्स फेस करी, वो आप लिखेंगे। मसलन आप लिखेंगे द ग्लोबल कम्युनिटी इज अंडर, हाँ जी, अंडर अ हैवी टोल ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स। फिर आप आगे बता देंगे कि इसमें वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो लिखना रेलेवेंट है, एसोसिएटेड आइडियाज। क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सोशल पोलराइजेशन हो रही है, मैस माइग्रेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, और आपका जो फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, ये सारे फैक्टर्स आप लिखेंगे तो आपका ये आंसर क्या बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का 4 नंबर का प्रॉपर एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करनी कि आपने ये वाले वर्ड्स अंदर, अब स्काउट का वर्ड आया हुआ है तो कोशिश करें ये वर्ड आपका अंदर ना आए। अपने आइडियाज, अपनी टोन, अपनी लैंग्वेज, लेकिन थीम से बाहर नहीं जाना। थीम का मतलब ये है कि आपने समझना है, उसको समझ के रेलिवेंट आंसर आपने वहां पे साइड कर देना है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं कि देखो आप फिर रीडिंग कैसे करेंगे जब आपने इसको पढ़ना है ना। तो कोशिश करनी है सबसे पहले, जब भी कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आपके पास आएगा, यू हैव टू अंडरटेक केयरफुल रीडिंग। और मैं ये नहीं कहता एक दो दफा पढ़ें, इतनी दफा पढ़ें जब तक आपको समझ नहीं आती, तब तक पढ़ें उसको, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप इस पोजीशन में नहीं आएंगे कि आइडियाज को एक्सपैंड कर सकें। आमतौर पे ना कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो हम असूल यूज करते हैं ना, दैट इज पैराफ्रेजिंग। वर्ड सुना हुआ है ना, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आप ये लिखते हो द बॉयज आर इंगेज्ड इन अ फिजिकल एक्टिविटी। आइडिया वही है, बात भी वही है, आपने गलत बात नहीं की, लेकिन वर्ड्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और ये अब नोशन नहीं आ रहा कि आपने छापा मारा है, आपने अपनी बात की है। ये आमतौर पे, क्योंकि इसके अंदर प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है। प्लेजरिज्म का वर्ड जिन बच्चों ने रिसर्च की उनको पता होगा कि ओरिजिनल जो कंटेंट है वो आपने पेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर नंबर 1 पैराफ्रेजिंग, ये आपने टूल्स इसके अंदर यूज करने हैं। हाँ जी, दूसरा जरूरी नहीं पैसिव वॉइस, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करें, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बेहतर कर दें। दूसरा टूल आपने यहाँ पे यूज करना है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। ये दो टूल्स जब आप मास्टर कर लेंगे तो फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 15 तक, या 15 प्लस भी आप इजीली चले जाएंगे। और एक और बात, जब आप लोगों ने आंसर लिखना है ना किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का, सिंपल सेंटेंस के साथ स्टार्ट करना है जो डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं, फिर उसकी सारी डिटेल्स को आपने लॉजिकली कनेक्ट करना और एंड पे उसको कंक्लूड करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके नंबर आपके 2.5 से 3 तक आए, जो कि बड़ा अच्छा स्कोर होता है, तो कोशिश करें तो उसके साथ हेडिंग भी लिख दें। जब आंसर करें, लेट्स से आप पहले उसने कहा क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर, तो हेडिंग लिख दें डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज, और फिर नीचे अपना 6 से 7 लाइनों का जवाब। और कोशिश असूल वही इस पे अप्लाई करें, पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस जो आपके आंसर के बारे में बताएगा, फिर आपने उसको नीचे एक्सप्लेन करते करते एंड उसको क्या कर देना, कंक्लूड लाजमी करना है। तो ये एक अच्छा आंसर आपका कंस्ट्रक्टेड आंसर होगा, जो तमाम कंसर्न्स को एड्रेस भी करेगा और आपका ओवरऑल जो उसका इंप्रेशन है वो भी बेहतर करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें करनी है। हर एक क्वेश्चन के आंसर को लाजमी करें। अच्छा भाई, नहीं देखिए, ये कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनमें सब्जेक्टिविटी है। अच्छा, सीएसएस के अंदर ना एक चीज याद रखें
कोई भी किसी चीज को अटेम्प्ट करने का कोई पैट तरीका नहीं है। यानी कि अगर 70 लोग एक चीज पास करेंगे ना तो 70 डिफरेंट वे से करेंगे। इट मींस कि कोई एक खास चैनल नहीं है, सिर्फ आपकी कुछ एरियाज हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मसलन आपने जब कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपने ओरिजिनल आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने वर्ड्स बोरो नहीं करने, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है, चीजों को एक्सपैंड करना है, चीजों को एक्सप्रेस करना है। अब कोई नया कमेंट नहीं करना। मसलन ये कि बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स की और आप उसमें ले आए कोई और चीज, COP26, दैट इज टोटली अ न्यू कमेंट। क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर से रिलेटेड बात करें, लेकिन अगर COP26 लेके आएंगे, वो डिजास्टर थोड़ी है। कोई अगर दुनिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या वो डिजास्टर है? वो तो क्लाइमेट गवर्नेंस पे आ जाता है ना। तो रेलिवेंट रहना है, टू दी पॉइंट रहना है और अपने आइडियाज को कनेक्टेड रखना है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब जवाब लिखते हैं ना ऐसे लगता है ऊपर का फिक्रा ऊपर, नीचे का नीचे, और कनेक्टिविटी नहीं आती। कनेक्टर्स को यूज करना सीख लें। CSS के अंदर आपका चाहे वो इंग्लिश ऐसे है, चाहे प्रेसी है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन है, योर आइडियाज मस्ट स्टे कनेक्टेड, दे मस्ट बी फ्लोइंग इन अ लॉजिकल मैनर। ये बड़ा जरूरी है, ठीक है, वरना यही लगता है कि आपका जो आंसर है ना वो बड़ा रफली आर्टिकुलेटेड आंसर है, उसमें आपके आइडियाज आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो दूसरी चीज, जब आपने रीडिंग करनी है ना, तो आपको पता रीडिंग की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट को बात ना समझ आए तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ी होगी रीडिंग की टाइप्स। एक होती स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है ना, 3-4 मिनट लगाए फौरन सारा पढ़ लिया, मेन मेन बस कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने स्किमिंग सिर्फ उस केस में करनी है जब आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस क्वेश्चन का कीवर्ड किस पैराग्राफ के अंदर आता है, आपने सिर्फ उसको स्किम करना है, पहले स्कैन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हम जो रीडिंग आमतौर पे करते हैं होती है हमारी एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग का क्या मतलब है कि आपने लेट से एक पैराग्राफ पढ़ा छोटा सा, आपने उस पैराग्राफ की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप करनी है। आपने उसका थीम एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और उसका थोड़ा सा एनालिसिस आपने करना है। आमतौर पर इसके अंदर हम एनालिसिस ही कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो ना, अब कहीं पे हो सकता है कि सिर्फ एक वर्ड हो और आप लोग जब देंगे ना उसका CSS का पेपर, तो आप लोग को यही लगेगा कि सिर्फ पैराग्राफ में एक वर्ड है और उस एक वर्ड के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशन, आपने एक्सपैंड करना उस वर्ड को, ठीक है, और अपनी ओपिनियन बिल्ड करनी है। जी, वो जो पैराग्राफ किया हुआ है उसी के अंदर रह के बात करें ना अपना। देखो पैराग्राफ का मैं वही बताता हूँ। देखो नॉलेज आपका काम आएगा। जिस बच्चे के पास किसी खास चीज का नॉलेज नहीं है ना, वो तो 2 लाइनें का जवाब लिख के बस, लेट मेरी बात बताता हूँ, वहां पे लिखा हुआ सिर्फ एक सेंटेंस, ठीक है। अब जब तक आपको उस खास पैराडाइम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कैसे उसको एक्सपैंड करेंगे? अपने वर्ड्स में एक्सपैंड करना है ना, लेकिन उस थीम से बाहर नहीं जाना, थीम को वे करना है लाजमी। अगर वो कहीं ऐसा भी तो होता है ना कि किसी एक खास डिमेंशन की बात की होती है और जब क्वेश्चन आता है तो वो उसपे बंदे के पास इतना नॉलेज होता है कि बंदा अच्छा खासा जवाब बना सकता है। देखो आप वहां पर भी वो नॉलेज ऐड कर सकते हैं या फिर उस लिमिट में रहना है जो तो पैराग्राफ में दी गई है। बेटा लिमिट आपने जो रहना, लिमिट सिर्फ इतनी है कि आपने थीम को ये करना है। नंबर 1, आपने नया कमेंट ऐड नहीं करना। आपने अपना जो है ना उसको हम क्या कहते हैं यार, यानी कि कोई जजमेंटल नहीं होना किसी चीज के बारे में। ये नहीं बताने लग जाए इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज हार्मफुल और यूजफुल, अनलेस और अनटिल आपसे वो पूछा ना जाए। जब पूछे, जब आपकी ओपिनियन सीख करे, अपनी ओपिनियन दें, खुल के दें और ऑब्जेक्टिवली देनी है ओपिनियन। वो भी पैराग्राफ पढ़ के पैराग्राफ के नहीं पैराग्राफ आप मुझे बताओ ना, एक पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, किसी मतलब नहीं मैं एक सेकंड में बताता हूँ। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब पैराग्राफ उसने कहा आप अग्री करते हैं डिसअग्री करते हैं, आप कहते हो जी मैं जो सारा लिखा है इससे डिसअग्री करता हूँ, तो क्या आप वो डिसअग्रीमेंट अपना अंदर से निकालेंगे?
नहीं वो तो एक था, मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है मतलब ये जो फूड इनसिक्योरिटी के बिल्कुल फूड उसमें इनसिक्योरिटी वो तकरीबन 2 से 3 रीजन पूरे पैराग्राफ में दे देते हैं, बताता है। कहीं पे वो मतलब जब क्वेश्चन पूछता है कि फूड इनसिक्योरिटी के रीजन बताएं, अगर अगले बंदे के माइंड में 10 रीजन है तो वो क्या वो भी ऐड कर मैं सकता आपको है, बताता हूँ, तो आप इसको ना जरा 3 रीजन बता दें, लेट से आप मिसाल दे दें कि पैराग्राफ के अंदर ये 3 रीजन है, बता दें जरा, मेंशन कर दें एग्जांपल के तौर पे। गवर्नेंस हो जाएगी, लेट से वो एक पे कर लेते हैं गवर्नेंस, और ये जो फ्लड्स वगैरह क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स कर लेते हैं, और इकोनॉमी का कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे ये, अब आपने रहना इन तीनों चीजों के अंदर है। गवर्नेंस को एक्सप्लेन करें, गवर्नेंस में क्या क्या आता है, फ्लॉड पॉलिसीज, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है इंस्टीट्यूशंस की, सर्विसेज की डिलीवरी नहीं है। अब वो वर्ड्स अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन किसके साथ लिंक कर रहे हैं, गवर्नेंस के साथ। फिर डिजास्टर्स के अंदर लिखो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स, फ्लड्स, ठीक है, क्रॉप फेलियर्स या ड्रॉट्स, लैंड इरोजन्स मौजूद नहीं है, लेकिन डिजास्टर्स को लिंक कर रहे हैं। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमिक कोलैप्स लिखने, लो रेमिटेंसेस लिखने, या स्लगिश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लिख लें, रिलेट इन्हीं के साथ करना है, फैक्टर नया नहीं लेके आना, रेलेवेंट रहना है, टू द पॉइंट रहना है, लेकिन कोशिश ये करनी है यू हैव टू एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पॉइंट्स, या आपकी बेसिकली आपके ओपिनियन का एक्सप्रेशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस हो रही है। देखें, अगर तो सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है तो ये क्वेश्चन वो क्यों रखे, उसने फ्री के नंबर बांट थोड़ी रहा है, और आपने आमतौर पे एक वर्ड के ऊपर 6-7 लाइनें कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने एक्सपैंड भी करना है अपने आइडियाज को। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपने अपने आइडियाज को एक्सपैंड भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है लॉजिकली। अभी एक पैराग्राफ है हमारे पास प्रैक्टिस का, उसको हम करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, तो बस एक चीज माइंड में रखनी है, छापे से गुरेज करना है। अगर हाँ, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसको कॉपी पेस्ट इसमें टोटली एब्सोल्यूट है, ना इसमें कॉपी पेस्ट करना है ना प्रेसी में। देखें, प्रेसी के अंदर भी सबसे पहले आपकी क्या चीज काम आती है, पैराग्राफ को पहले पढ़ते हो ना, पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो अंडरस्टैंडिंग क्या कहलाती है, कॉम्प्रिहेंशन। उसी कॉम्प्रिहेंशन की बेस पे फिर आप इस पैराफ्रेजिंग आप वहां पे भी करते हो, पैराफ्रेजिंग दोनों में सिमिलर है, प्रेसी के अंदर भी और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्रेसी के अंदर आप करते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइडियाज, 4 लाइनों, लेट से वहां पे जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूं ना, कि एक फिक्रा है कि इट वाज डिजलिंग, द क्लाउड्स वर जस्ट कवरिंग ओवर द स्काई, कोल्ड ब्रीजेस वर ब्लोइंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग। ये 4 सेंटेंस है, इसकी प्रेसी क्या बनेगी, द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट। हमने क्या कर दिया, आइडियाज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बूंदाबांदी होती है, काली हवाएं चल रही हैं, पींदे चहचहा रहे हैं। अब बच्चे सोचेंगे पता नहीं सारे फिक्रे अहम है, बादल भी अहम है, गिटाई भी अहम है, परिंदे चहचहा रहे हैं, परिंदों को माइनस कर दिया, एग्जामिनर समझेगा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर निकाल दिया। लेकिन करें कि रिलेट किसके साथ कर रहे हैं, सारी चीजें अल्टीमेटली रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं, एनवायरनमेंट को, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर को, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पे ये आता है कि दुनिया के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और मॉनसून का पैटर्न जो बड़ा इरेगुलर हो गया है, और सतह समंदर बढ़ रही है, ओशन लेवल राइज कर रहा है, तो क्या आप ये सारे फैक्टर मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह? The weather is changing. डिजास्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कोई सारे आइडियाज को आपने देखा रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डिजास्टर को कर रहे हैं, आउटकम्स को कर रहे हैं, कॉजेस को कर रहे हैं। तो प्रेसी के अंदर आप जाते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइडियाज, इसके अंदर या इसको हम ये लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। जी सर, जी लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो मेन टेक अवे इसका ये है कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपने आइडियाज को एक्सपैंड करना है,
प्रेसी के अंदर आपने आइडियाज को कॉन्ट्रैक्ट करना है और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है दोनों में। अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ से प्रैक्टिस करते हैं और ये आप लोग क्लास के अंदर हर बच्चा, क्योंकि अगर यहाँ पे 40 बच्चे बैठे हैं ना तो 40 आंसर्स होने चाहिए, तो सारों का दिमाग सेम नहीं है और छापा अलाउड नहीं है। तो जब छापा नहीं तो जवाब एक जैसे हो नहीं सकते। तो 40 बच्चे हैं तो 40 आंसर्स होने चाहिए। तो फिर इसको हम चेक करते हैं कि आप लोगों ने कितना फॉलो किया ऑब्जेक्टिविटी को, एक्सपेंशनिज्म के आइडियाज को और एक्सप्रेशन। एग्जाम खुलने फिर इसको करते हैं। और ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोगों ने भी इस पैराग्राफ का जो आंसर है ना वो मैसेज करना है, यहाँ पे उसको हम चेक करते हैं। अब प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन ये दो पास करोगे तो 60 प्लस जाओगे लाजमी। अगर ये दोनों उसी हिसाब से करोगे तो फिर वही 40 41 या 36 37 को फेल कर देगा। क्या हुआ? नहीं डर नहीं है, अगर आपकी क्लैरिटी है ना तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बंदा डरता है ना सीएसएस के अंदर वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बेचारा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो पेपर में बैठ के ये सोच रहा होता है यार ऑफलाइन की हेडिंग दूं या ना दूं। 15 मिनट यही सोचता है कि दे भी फेल हो जाऊंगा, ना दी फिर भी फेल हो जाऊंगा। और बेचारा इसी कश्मकश में फिर मारा जाता है, टाइम से पेपर ही नहीं कर पाता। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जो करना चाह रहे हो उसके बारे में क्लियर हो। हेलो ये हो गया। भी अजान हो रही है बेटा, अजान के बाद करते हैं। अच्छा अगर हमने वो पैराफ्रेजिंग की बात कर रहे थे, अगर एक सेंटेंस है द डॉग्स वर बार्किंग, कैसे इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं? हाँ जी पैराफ्रेजिंग है ना, बात आपने करनी यही है लेकिन ऐसे करनी उसको लगे छापा नहीं मारा, अपने अल्फाज में कर रहा है। Sir, animals are making noise. The animals were making a noise, शाबाश वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए आपने बात वही की है, अपने वर्ड्स में कर दी, यही आपकी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर रिक्वायरमेंट है। लेकिन Okay. सर यहाँ से डॉग तो वैसे ही हट गया। लेकिन डॉग क्या, हमने ये तो नहीं कहा हमने ये तो नहीं कहा कि इंसान शोर कर रहे हैं। लेकिन जो चीज है उसका जिक्र नहीं करना, एनिमल में तो सारे आ जाएंगे। लेकिन एनिमल्स वर मेकिंग अ नॉइज, पैराफ्रेजिंग है, कुत्ते की जगह और क्या लेके आए, टॉपिक लिख लें। तो एनिमल की जगह हम डॉग भी कर सकते हैं, जो पूछा हुआ है। बिल्कुल कर सकते आप ये बिल्कुल सही कह रही है। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये अपने अपने लगाव की बात है। जिस जानवर के साथ जिसको आपको लगता है नहीं रिप्लेस करना चाहिए नहीं करेंगे, कर दें। लेकिन उसका पैराफ्रेजिंग का मतलब अब हरगिज ये नहीं कि आप 100% ही चेंज कर दें, कुछ मेन कीवर्ड्स को कैरी ऑन किया जा सकता है, उनको
सस्टेन किया जा सकता है। चलें, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ये ना रीड करें पैराग्राफ, पहला फर्स्ट पैराग्राफ रीड करें, इसको साथ साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर इसको ना देखें। चलें ऑनलाइन स्टूडेंट, शाबाश, को एक बच्चा इसको रीड करे। नमाज रीड करनी है। चलो फिर नमाज की ब्रेक ले लें। हाँ, नमाज की ब्रेक ले लें, 10 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सुन रहे हैं आप? सर आपको आवाज आ रही है? ओपी है सर। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी बेटा आ रही है आवाज। सर एक्सप्रेशन में अगर मतलब हम जो ही हीज एंड ही टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं या देयर दैट, तो क्या वो गुड एक्सप्रेशन को शो करते हैं? समटाइम्स जरूरत भी तो पड़ जाती है यूज करने में, अगर हम ऐसे या प्रेसिंग में इसको एक तो इग्नोर सेकंड, ना करें। ये बच्चे जरा जाए बेटा, अभी मैं डिस्टॉर्शन है, मैं जवाब देता हूँ आपको, वेट करें सिर्फ एक सेकंड। चलें आप करें क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि हम जब कोई भी रिटर्न एक्सप्रेशन करते हैं पैसिव में, चाहे या कंप्रेंशन में या फिर ऐसे में, तो सर जो हम उसमें समटाइम हमें यूज करना पड़ता है ही, हिज, इट्स, देयर, देम, समटाइम ऐसे में भी, तो क्या ये गुड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होते हैं? इनको हम समटाइम इग्नोर भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, जैसे हम डॉन के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ने ना बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब देना है और जरूरी नहीं कि आप वही थीम को, मतलब आप वही एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। स्ट्रक्चर आपका अपना हो सकता है, यानी कि आइडियाज की जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो आपकी अपनी हो सकती है। जरूरी नहीं कि अगर इट्स आया तो आप इट्स ही करेंगे, आप उसी से मिलता जुलता, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता हुआ जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। बस ये कोशिश करें। अभी आप जब इसको पढ़ते हैं ना, फिर मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके आंसर के क्या क्या डूज और डॉन्ट्स हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर कि आपने आंसर में क्या क्या ऐड करना और क्या क्या ऐड नहीं करना। मौलवी बुखार कैसे हो? बड़े चुप चुप बैठे हुए आज, क्या सर मैं आपसे फिर दोबारा ये क्वेश्चन करूंगी थोड़ी नमाज प्रेयर के बाद।
ओके ओके, ये पहला पैराग्राफ रीड करें, शाबाश। इमेजिनेशन इज द ह्यूमन माइंड्स एबिलिटी टू कंसीव, विजुअलाइज। पढ़ें जरा इसको, शाबाश। मैंने पढ़ना है सर? जी जी, आपने पढ़ना है। ओके सर, सर एक मिनट, मुझे इसको ना ओपन करना है। जी सर, ये कौन सा पैरा पढ़ना है सर? इमेजिनेशन इज द ह्यूमन माइंड एबिलिटी टू कंसीव, यही सर? जी जी बिल्कुल, यही पहला। Imagination is the human mind's ability to conceive, visualize, and generate ideas, concepts, and scenarios with or without sensory perceptions. It is a mental faculty that fosters innovation, develops abstract thinking, and envisions the unknown and uncharted dreams of possibilities. There is knowledge. शौकत, एक सेकंड। Okay, sir. उसने कहा जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन के दो टूल्स हैं, एक है परसेप्टिव, एक है नॉन परसेप्टिव। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? सेंसरी परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसीव करना। फिर देखो, 5 फंडामेंटल सेंसेस है ना हमारी, कौन कौन सी? सेंस ऑफ विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। ठीक है, देखिए कोई भी चीज आपको जो नजर आती है ना, वो आपका होता है विजुअल स्टिमुलस। एक उस स्टिमुलस को डिफाइन करके उसको एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन देना क्या कहलाता है? परसेप्शन। ओके, तो देखिए जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं, जब आप चीजों को इमेजिनेट करते हैं ना, तो इमेजिनेशन दो तरह की हो सकती है, या तो आपकी परसेप्शन पे बेस करती है या बगैर परसेप्शन की होती है। परसेप्शन का मतलब ये है आपने उस चीज को सोचा और मीनिंगफुली कंस्ट्रक्ट किया, नंबर 1। या फिर पाकिस्तान की मिसाल हमारी सोसाइटी के लिए लेना, बड़े लोगों की ओपिनियन बगैर किसी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन की होती है और वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, जैसे काउंटर आर्गुमेंट दो सही हो जाती है। और अगर किसी बंदे ने बड़ा पढ़ के, समझ के, इवैल्यूएट करके, असेस करके ओपिनियन बनाई है, तो वो क्या होती है? परसेप्टिव या परसेप्शन बेस्ड। जी नेक्स्ट। It is a mental faculty. It is a mental faculty that fosters innovation, develops abstract thinking, and envisions the unknown and uncharted dreams of possibilities. realms of possibilities। ठीक है, Whereas देखिए knowledge, इमेजिनेशन। जी जी सर, पढ़ लें, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, हम फिर इसको करते हैं। okay, ठीक है। whereas knowledge comprises known facts, information, and insights gained through conceptualization, observation, experience, education, and relevation. Though imagination and knowledge reciprocally influence each other, the latter largely stems from the former. While knowledge may serve as a foundation, imagination cultivates, evolves, authenticates, recreates, and refines knowledge, making it relevant to the dynamic of time. Thus, imagination holds greater importance in shaping holistically the aspect of existence. First, the ideas born of imagination are the seeds of great achievements, contributing to human progress and prosperity. All the achievements human claims are fruits of innovative thinking, ideas, and concepts. The knowledge and mental manifestation emanating from imagination contribute to the well-being of humankind. अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर ना वो बेसिकली कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा है नॉलेज और इमेजिनेशन। वो कह रहा है जो नॉलेज है ना, ये रॉ फॉर्म में होता है, फंडामेंटल है। पहले नॉलेज आता है, नॉलेज को जब विजुअलाइज करते हैं और थोड़ा सा परसीव करते हैं तो हम चले जाते हैं परसेप्शन में। ठीक है, तो वो परसेप्शन बेसिकली हमें लेके जाती है इमेजिनेशन में। तो नॉलेज के अंदर इनोवेशन लेके आना, नॉलेज के अंदर नए आइडियाज लेके आना, जो क्रिएटिव थिंकिंग लेके आना, वो कहलाता है इमेजिनेशन। कहते हैं नॉलेज इंसान को ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देता है, लेकिन उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमैनिटी के लिए डिस्कवरीज करना
ह्यूमैनिटी के लिए लग्जोरियस आइटम्स डेवलप करना, या सिविलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना, या इसी तरह से डिस्कवरीज करना, किसके थ्रू पॉसिबल होता है? इमेजिनेशन के जरिए। नेक्स्ट तारिक पढ़ो यार आप नेक्स्ट। Second, imagination is the cornerstone on which knowledge builds. Our conscious awareness of self and surrounding the key aspects of existence relies on imagination. Most of our knowledge results from conceptualizing sensory perception and the subsequent meaning of that development. Okay. The outcome of sensory perception and their conceptualization produce a sea of knowledge that we live and consume today. Okay. Third, imagination extends existing knowledge through innovative ideas. अच्छा देखो उसने ना चीजें डिस्कस कर रहा है इमेजिनेशन का। वो कह रहा है पहली बात कि अब देखो फर्स्ट उसने जहाँ पे लिखा ना, द आइडियाज बॉर्न ऑफ इमेजिनेशन आर द सीड्स ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। इमेजिनेशन जो है ना, इट इज की टू अचीवमेंट्स। पहला आइडिया इसका ये है कि इमेजिनेशन इंसान को डिस्कवरीज की तरफ लेके जाती है, इनोवेशन की तरफ लेके जाती है और अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाती है। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि जो इमेजिनेशन है ना, वो नॉलेज को अकॉम्प्लिश करती है। आज आपके पास नॉलेज की जितनी डोमेन्स है वो किसकी वजह से आई हैं? इमेजिनेशन की वजह से। जी। Many brave thoughts originate in the mind, cultivating new perspective. Humanity's journey to a new land, stellar exploration and moon landing all began as ideas within imaginative mind. Over the Enlightenment, the Renaissance, science and tech revolution are the outcome of ideas of imagination. Without the boundless potential of imagination, society would have been starved of knowledge and led a simplistic life within narrow confines of sensory perception and excruciating experience. Fourth, imagination is not always contingent on knowledge, as is contingent मतलब था based on। जी। as is evident in creative ideas, artistic expression and unconventional thesis। जिस तरह वो डिसर्टेशन होती है ना, एक थीसिस, तो मल्टीपल को थीसिस कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने अगर एक सिंगल हो प्रॉब्लम तो हम उसको कहते हैं क्राइसिस। ज्यादा बोलो ठीक है। अगर एक थीसिस हो मल्टीपल हो तो ये जी। Pure human creativity, independent inventions, and out of the box concept manifest this. Leonardo da Vinci imaginative design. The Wright brothers का पता है ना? Yes. उन्होंने पहला एरोप्लेन बनाया। ठीक है। The Wright brothers vision of flight. Albert Einstein theory of relativity and Steve Jobs. Innovative Apple products are rooted in imaginative thinking. Our imagination transcends the confines of territoriality, time and space। देखिए जो नॉलेज है ना, नॉलेज तो फिर भी कहीं ना कहीं कन्फाइंड होता है। अगर लिंग्विस्टिक नॉलेज है ना तो वो टेरिटोरियल बॉर्डर्स के अंदर होगा, लेकिन जो इमेजिनेशन है इसकी कोई हदूद नहीं है। वक्त से आगे, स्पेस से आगे और बॉर्डर से आगे, टोटली डिफ्यूसिव है जी। और आपको बच्चा इसको जरा समराइज कर दे। सेकंड पैराग्राफ में क्या बात की गई है? उसने बेसिकली 3 आइडियाज बताए हैं इसके अंदर। 4 बताए हैं, नहीं 3 है ना, दूसरा तीसरा चौथा, 5वां तो आगे आ रहा है जी। कौन इसको समराइज करेगा? मकार। पहले वो ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो बेसिस है किसी भी नॉलेज की। ओके। और किसी भी बेसिस के ऊपर जो है आप जो है वो इमेजिनेशन की बेसिस पर आप इनोवेशन लाते हैं और इनोवेशन की वजह से इंसानियत के लिए जो है बहुत सी जिंदगी में लग्जरीज आई हैं। और लास्ट में उन्होंने
चार लोगों का किया है जो इमेजिनेटिव थिंकर्स थे, इमेजिनेटर्स थे, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि आपको जो है इमेजिनेशन के लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो है नोबल आइडिया हो सकता है, इसके लिए आपको नॉलेज ना भी हो तो बिल्कुल एक नई चीज भी आपको हाँ, इमेजिनेशन का मतलब यह है टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को कहते हैं कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपने इमेजिन किया। देखो इंसान इमेजिनेशन में कहाँ से कहाँ निकल जाता है। इमेजिनेशन में भी बैठे बैठाए जिस मर्जी महल के अंदर पहुंच जाओ, ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है, चाइना पहुंच जाओ, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ बगैर वीजा के। तो इमेजिनेशन की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है और इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखो दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कवर हुई हैं, दे वर ऑल एमनेटेड फ्रॉम इमेजिनेशन। इंसान ने इमेजिन किया ऐसे होना चाहिए और वो उसने उसको वायबल आउटकम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लाइबा पढ़ो नेक्स्ट, फिफ्थ। Imagination is part of the world, organizing facts with imagination framework. It serves as a bridge between the world of ideas and the अब ये देखिए, ये मेन इसका इन दोनों का कोरिलेशन क्या है कि जो आपके पास नॉलेज है ना, इट इज मियरली अ सेट ऑफ आइडियाज। तो इमेजिनेशन क्या करती है, उन आइडियाज को मटेरियलाइज करती है, उनको मीनिंगफुल आउटकम्स में लेके जाती। जी, नॉलेज कहता है लग्जरी, तो इमेजिनेशन से इंसान ने एरोप्लेन्स बना लिए, ठीक है, व्हीकल्स डिस्कवर कर ली। नॉलेज कहता है, कोई एग्जांपल, नॉलेज कहता है सीएसपी बनना, और इमेजिनेशन ने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया कि हमने गवर्नेंस के अंदर ना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अप्लाई करना है। जी, ठीक है, कि जिस तरह दुनिया थी आज से वो प्रीलिथिक स्टेज में, नियोलिथिक स्टेज में, उसी तरह से आपकी बड़ी स्टैग्नेंट दुनिया होती, ना कोई डिस्कवरीज होती, ना इंसानों के लिए सहूलतें होती, और इंसान उसी तरह से गारों के अंदर ही सुकड़ के रह जाता बेचारा, शिकार करता और उसके बाद सो जाता। यही दो काम होते हैं, ईट, स्लीप एंड रिपीट। लेकिन इमेजिनेशन ने क्या किया, इंसान का जो बैरियर था वो तोड़ा और इंसान को एक बाउंडलेस दुनिया में ले गया, जहाँ पे डिस्कवरीज थी, जहाँ पे इनोवेशंस थी, जहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग थी। जी, नेक्स्ट आप पढ़ें। Sixth, contrary to limiting the picture of knowledge, imagination adds to freedom for evolving and innovative modes of thinking. And learning. Okay. Since we mostly live by what we know and understand, the power of imagination and its potential to create more knowledge empowers us to live with greater liberty. हाँ, तो इमेजिनेशन जो है ना वो आजादी भी देती है। देखो ना, कभी किसी ने सोचने पे तो पाबंदी नहीं लगाई, जो मर्जी बैठे बैठे सोचते रहो, जहां मर्जी पहुंच जाए, ठीक है, तो उस पे कोई पाबंदी या कोई उस पे लॉक नहीं है। जी, कॉग्निटिव होता है समथिंग रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी। जी, and behavioral of earlier humans with the little knowledge and cognitive potential testifies to the limiting factor of knowledge. Last but not least, imagination plays a vital role in problem solving, enable us to think beyond conventional solutions to complex issues facing humanity. It encourages us to explore possible alternatives and different perspectives when approaching problems. The approach equips human with enhanced skills for effectively managing लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, एक तो इसके अंदर इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, डिस्कवरीज है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं इसके अंदर। अच्छा, ये आपका ना उसको क्या कहते हैं, 2022 का ऐसे एग्जैक्ट इसी थीम के ऊपर था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, और ये सारे आइडियाज आप में भी दोबारा फिर उसी तरह से मिलता जुलता है 2024 में अगर वो दे दे। ठीक है, तो क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा समझ आई। अब चलें, शाबाश, आप लोगों ने काम करना है। सोसाइटी में इमेजिनेशन के ऊपर ज्यादा लोग गेस करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते इमेजिनेशन के ऊपर। देखो बेटा, इंसान वो कहते हैं ना कि व्हाटएवर अ मैन परसीव्स कैन बी अचीव। इंसान देखो, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखोगे तो तदबीर मिलेगी, बगैर ख्वाब देखे क्या तदबीर होती है। तो इंसान अगर आज कुछ इतना बना, देखो ना, आज अगर 11वीं 12वीं सदी का बंदा आ जाए तो ये जो आज डेवलपमेंट है दुनिया में, उसकी सोच थी ना कि काश दुनिया में ऐसा
ऐसी चीजें होती, इमेजिनेशन थी ना, तो वो इमेजिनेशन आज मटेरियलाइज हो गई है। और कल को जब हमारे बाद 5-6 सदियों बाद जो लोग फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे होंगे, वो आज हमारी इमेजिनेशन है। क्या क्या वैसे आपकी इमेजिनेशन है, क्या और क्या बेहतर होना चाहिए दुनिया में? अभी तो हम वहां तक नहीं पहुंचे जो दुनिया एंजॉय कर रही है। लेकिन आज आप मुझे ये बताएं, पहले चलो आज 5-6 सदियां पहले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्रीज थी, लेकिन जहाँ कुछ 400 किलोमीटर दूर पैगाम पहुंचाना है तो वो घोड़े पे जा रहे हैं, और बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई लैंड नेटवर्क्स नहीं है, रोड नेटवर्क्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और अक्सर बंदा पैगाम के साथ रास्ते में अल्लाह को कह रहा हो जाता था, या काम भूल कर किसी और तरफ निकल जाता था। ठीक है, उसको आपको ना पहले जमाने में जब पैगाम पहुंचाते थे ना, तो लिख के देते थे कहीं भूल ना जाए रास्ते में। रास्ते भी ट्रैक्स नहीं थे ना होते, बेचारे जंगलों में से होके जा रहे हैं, पहाड़ों में से होके जा रहे हैं। तो आज अगर उनको पता चले कि वक्त आएगा, जीपीएस होगा, मोबाइल खोलेंगे, पता चल जाएगा कहाँ जाना है, कितनी दूर रह गए, और कानून कितना खजाना था उसका। अगर उसको पता चले कि आज एक छोटा सा एटीएम है, छोटा सा बैंक है, एक पासवर्ड है, सारा खजाना वहां से निकाल जाएगा, तो क्यों उसको इतनी बड़ी बड़ी कुंजियां अपनी संभालनी पड़ती? तो वो जो लोगों की, और बादशाह पहले बड़े बड़े जो ना पंखे बना के उनको झुला देते थे, उनको नहीं पता कि आज एसी आ गई। ठीक है, कितने कितने बड़े रूलर्स आए हैं जिनकी इमेजिनेशन थी कि काश थोड़ी सी फैसिलिटीज हों, और आज देखो उस वक्त के बादशाहों के पास वो फैसिलिटीज नहीं थी जो आज का आम इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। बादशाहों ने जिंदगी में एसी का सोचा भी नहीं होगा, आज हर आम बंदा के घर में एसी लगा हुआ है। ठीक है, बादशाह बेचारे बेसुरी आवाजें सुनते थे, मौसीकारों को बुला के डांस। हाँ, और आज देखे ना हर चीज आके वो उस पे फोन क्लिक के ऊपर आज हर चीज अवेलेबल है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन ने इंसान के ख्यालात को हकीकत का रूप दिया है। तो और भी बड़ी चीजें हैं दुनिया के अंदर। पहले देखे ना, दुनिया के अंदर पावर बहुत थी, ठीक है, लेकिन वो पावर सिर्फ हार्ड पर्सपेक्टिव्स में थी। आज पावर मीडिया की फॉर्म में आ गई, ओपिनियन की फॉर्म में आ गई है, नॉलेज की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, बादशाह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आम बंदे को सिर्फ कंसर्न ही नहीं होता था। लेकिन आज कोई बंदा चारा काट रहा होता है खेतों में, सामने मोबाइल रख के खबरें लगा लेता है, सब कुछ उसको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। आप यही देख लेना कि पहले लेट से अगर एक किसान था, खेतों के अंदर बैठ के क्या वो रेडियो सुन सकता था मोबाइल के अंदर, या वो पिक्चर? लोगों की कितनी बड़ी फैंटेसी थी कि बात करें और साथ पिक्चर भी आए। अगर कोई बाहर गए हुए फॉरेन कंट्रीज में, उनसे बात करने से आवाज सुनते हैं, साथ उनको लाइव भी देखें, आज देखें वो भी चीज पूरी हो गई है। तो ये सब कुछ कैसे आया है? इमेजिनेशन को रेक्टिफाई करके आया। ठीक है, चलो अब पहला आपका क्वेश्चन है, हाउ डज द पैराग्राफ describe the reciprocal relationship between imagination and knowledge? रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, नॉलेज और इमेजिनेशन, ये आपने बताना। अब देखो इसका आंसर किसी सिंगल पैराग्राफ में नहीं है, कोई सिंगल पैराग्राफ इसका आंसर नहीं कर सकता। आपके आर्गुमेंट स्कैटर्ड हैं पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वहां से ओरिजिनल चीजें नहीं उठानी। ठीक है, 5 से 6 अपने आर्गुमेंट्स उठाएं और अपने वर्ड्स में उनको क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ अचीवमेंट्स और ब्रेक थ्रूज दैट आर एट्रीब्यूटेड टू इमेजिनेटिव थिंकिंग? यानी कि इमेजिनेशन से इंसान ने क्या क्या अचीव किया है। ओके, वो आप बता सकते हैं। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के वर्ड्स पे गौर करना है। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ अचीवमेंट्स इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ की बात नहीं की गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हैं जो इमेजिनेशन से इंसान ने अचीव किया है। ठीक है, तीसरा है, इन व्हाट वेज डज इमेजिनेशन कंट्रीब्यूट टू शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शंस? के सोच से आगे की जो दुनिया है उससे इमेजिनेशन हमें किस तरह से उसको कनेक्ट करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हाउ, अच्छा जहां पे आज है ना अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ या फ्रॉम पैराग्राफ, वहां पे आपने लिमिटेड रहना पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट तक, और अगर वो आपसे जनरल बात करता है तो फिर आप उन आइडियाज को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है,
According to the paragraph, how does imagination empower individuals to approach problem solving differently from conventional methods? अब देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा टच देंगे कन्वेंशनल मेथड्स का, कि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या थी और आज की नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। कन्वेंशन की जगह वर्ड आप ये लगाएंगे ना, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल। फिर फिफ्थ आपका एक्सप्लेन हाउ द पैराग्राफ कनेक्ट्स इमेजिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड इट्स एवोल्यूशन थ्रू टाइम। ओके, तो ये आप अपनी एग्जांपल से भी इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम करें, सारे बच्चे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपको मैं डूज उसके डॉन्ट्स बता देता हूँ, उसके मुताबिक आप लोगों का आंसर होना चाहिए सबका। फर्स्ट जो आपका आंसर, इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस टिल द लास्ट सेंटेंस आइडियाज आपस में कनेक्टेड हो और सारे के सारे रेलेवेंट हो और क्लियर हो। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर बड़ी चीजें आती हैं। दूसरा, आपका जो आंसर है, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। नंबर 3, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन योर ओन वर्ड्स। और ये कोशिश करनी है कि इन 3 क्राइटेरिया के ऊपर आपका आंसर बेस करना चाहिए। ठीक है, चले शाबाश, लिखें इसको, मैं चेक करता हूँ अभी। 6 to 7 आसान लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और पैराग्राफ का वर्ड अंदर ना आए। इमेजिनेशन का वर्ड आप लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको भी चेंज करता है तो अच्छी बात होगी। ठीक है, चलें ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिखें और मैसेज के अंदर अपने जो है ना वो भेजते जाएं। शाबाश। कैट्स किधर गए? चैट लगता है मैंने की नहीं आ तो रहे थे। चलें शाबाश। लेकिन जैसे क्वेश्चन इसको फिर थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लेते हैं। आपने पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपने बताना है। बिटवीन नॉलेज एंड इमेजिनेशन। जल्दी लिखे शाबाश। रेसिप्रोकल का मतलब ये है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर नॉलेज रॉ है तो इमेजिनेशन रिफाइंड है, अगर नॉलेज लिमिटेड है तो इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। ये आप यही नहीं लिख देने, ये वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखें शाबाश, सारे लिखो।
और आपने रेलेवेंट कनेक्टर्स भी यूज करने हैं। अब क्योंकि जहाँ पे आपने कंट्रास्ट करना होता है ना, वहां पे आप हाउएवर यूज करते हैं, कॉन्ट्रैरिली यूज करते हैं। लिख लो खैर। आंसर्स को लिखें, इनको रिव्यू करें, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सारी चीजें ठीक है। अच्छा ये भी, ये ऐसा नहीं कि आपने अपने वर्ड्स में लिख दिया और ग्रामर ठीक नहीं है तो आप कहीं सही है जवाब। भाई उसमें इंग्लिश के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ग्रामर ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक हो, एक्सप्रेशन आपका जो है ना वो बेहतर हो। बॉल पेन जरा लेके जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं ये मैसेज में भेजते हैं। क्या हम आपको व्हाट्सएप कर दें? व्हाट्सएप सीधा व्हाट्सएप कर दें। नहीं आज वो ही इस पे करवा दें। हाँ इस पे करवा Imagination and knowledge are different from each other. ठीक है। Knowledge is comprised of facts and life experience. ये ठीक है, चलते हैं।